दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। बात करते हैं सनातन के बारे में। सितंबर माह की शुरुआत से सनातन काफ़ी न्यूज़ में रहा और इसकी शुरुआत हुई तमिलनाडु के सीएम एम.के. स्टालिन के बेटे दयानिधि स्टालिन के उस बयान से, जहां उन्होंने कहा कि सनातन धर्म डेंगू, मलेरिया, कोरोना जैसा है जिसका विरोध नहीं किया जा सकता, जिसको पूर्ण रूप से समाप्त करना होगा। बात आती है कि ये लोग सदन से आते हैं या किस राजनीति को प्रेरित है जो सनातन धर्म का इतना विरोध कर रहे हैं। इसका विरोध पूरे भारत में होने लगा और जब विरोध हुआ तो उसको समर्थन, उस बयान को समर्थन भी मिलना शुरू हुआ। और समर्थन की बेला में सबसे पहले समर्थन मिला ए राजा द्वारा, जो पूर्व भारत सरकार में मंत्री भी थे और 2G स्पेक्ट्रम घोटाले के एक आरोपी भी है। ए राजा ने कहा कि निश्चित सनातन धर्म जो है उसको समाप्त होना करना पड़ेगा, तभी भारत में समता जो है उसको स्थापित किया जा सकता है। समर्थन की बेला यहाँ खत्म नहीं हुई। इसी बयान को बाद में समर्थन मिला वर्तमान में कांग्रेस के अध्यक्ष खड़गे के बेटे प्रियांक खड़गे द्वारा, और अभी एक दो दिन पहले साउथ स्टार जो है, फिल्म स्टार है प्रकाश राज, उन्होंने इसी बयान का समर्थन देते हुए कहा कि सनातन धर्म जो है वो एक दीमक के समान है और उसको भारत में, अगर भारत को सर्वाइव करना है तो सनातन को है खत्म करना होगा। बात आती है कि ये लोग सनातन के विरोधी क्यों है और ये सनातन वास्तविकता में है क्या? क्या जिसे हम धर्म कहते हैं वही सनातन है या सनातन इससे कहीं अलग है? जिस हिंदुइज्म को हम सनातन कहते हैं, क्या ये हिंदुइज्म ही सनातन है या ब्राह्मणिज्म जो एक हुआ करता था वो ब्राह्मणिज्म सनातन? इसका उत्तर जानने की कोशिश करते हैं। सनातन को अगर हम संक्षिप्त में समझने की कोशिश करें या इसके शाब्दिक अर्थ को समझें तो कहा जाए जो काल से परे है, जिस पर समय की कोई फाउंडेशन नहीं है, वो सनातन है। समय की फाउंडेशन नहीं होने का मतलब जो समय के साथ न तो इसका जन्म हुआ, नहीं जो समय के साथ खत्म होना है। जैसे आप और हम, हमारा एक समय के साथ जन्म हुआ, एक समय के बाद हमारी मृत्यु हो जाना है। हम काल के साथ में ऐसी कोई चीज जिस पर समय की कोई बाउंडेशन नहीं है, जो अजात है, न जिसका जन्म हुआ न जिसकी मृत्यु होगी, वही सनातन है। जैसे आत्मा, हिंदू संस्कृति या जिसे हम वैदिक सभ्यता कहते हैं, वैदिक सभ्यता में एक व्यक्ति के जीवन का मूल अर्थ है मोक्ष की प्राप्ति। महज ये जीने का, जीवन मरण का जो चक्र है, इस चक्र से प्राप्त करके वो भगवान की शरण में चले जाए, ईश्वर की शरण में चले जाए, और वो किससे हो पाएगा? मोक्ष। और मोक्ष का जो रास्ता बताया गया वो बताया गया आत्मा के तक में से, एक व्यक्ति की पवित्र आत्मा, उसके कर्म जो है उसे मोक्ष तक ले जा सकेंगे। सनातन का शाब्दिक अर्थ भी इन्हीं सब चीज़ों से निकल के आता है। आजकल जिस धर्म या रिलीजन की हम बात करते हैं वो परिभाषा काफ़ी अलग है उस धर्म से जो वैदिक सभ्यता में कहा गया। सनातन से या वैदिक संस्कृति एक पुराने टेक्स्ट जिसका नाम मनुस्मृति है। मनुस्मृति में जब धर्म की व्याख्या की गई तो उन्होंने एक श्लोक लिखा कि धृतिः क्षमा दमो अस्तेय शोचमेन्द्रिय निग्रह धी विदा सत्यम क्रोधो दशक धर्म लक्षणम। अर्थात धैर्य, क्षमा, दम, अस्तेय, सोच, इंद्रिय निग्रह, धी मतलब सत्य कर्म में रति, विद्या सत्य अक्रोध धर्म के 10 लक्षण है। मतलब आज जो हम कहते हैं कि डू कोड ऑफ कंडक्ट, मोरल कोड ऑफ कंडक्ट जो धर्म के बारे में बात करता है, पूजा पाठ जो बात करती है, इन सब से विपरीत ये 10 लक्षण के धर्म के बताते हैं, जिसमें धैर्य, क्षमा, अस्तेय, सोच, इंद्रिय विग्रह, धी, रति, बुद्धि, विद्या, सत्य, अक्रोध, ठीक है, ये सब क्या है? धर्म के लक्षण माने का। इसी प्रकार धर्म की व्याख्या करता है एक और श्री गीता में लिखा, अहिंसा सत्य अमस्तेय सोचमेन्द्रिय निग्रह दान दमो दया शांति सर्वेशा धर्म साधनम। यानी धर्म और कुछ नहीं बल्कि अहिंसा, सत्य, चोरी न करना, शौच, इंद्रिय निग्रह को मीन्स इंद्रियों को वश में करना, दान, संयम, दया, शांति जैसे गुणों का समुच्चय। मतलब एक बात क्लियर है कि जो धर्म हम समझते हैं, जिस लॉ ऑफ कंडक्ट को हम बात करते हैं, उन सबसे विपरीत धर्म जो है वो स्वयं विजय के बारे में बात करता है, एक व्यक्ति के बिहेवियर के बारे में बात करता है। तो फिर जब ये धर्म की जो परिभाषा है, सनातन की जो परिभाषा है, वो इतने एक प्योर वर्ड से निकल के आती है, तो फिर इसका विरोध क्यों हो रहा है? क्यों हो रहा है? ये जो लोग इसका विरोध कर रहे हैं, जो बेसिकली दक्षिण हिस्से से आते हैं, दक्षिण भूभाग से आते हैं, ये लोग कौन है? इनको अगर जानने की कोशिश की जाए तो ये स्वयं को आइडेंटिफाई करते हैं एक शब्द से जिसे कहा गया द्रविड़। द्रविड़ कौन है? जो ब्रिटिशर्स ने जो इतिहास हम लोगों को दे कर गए उसमें कहा गया कि भारत के जो नेटिव पीपल है वो द्रविड़ है। एक थ्योरी है, कई लोग इसको नकारते भी हैं। और द्रविड़ जो है वो नॉर्थ इंडिया में रहने वाले थे, जिन्हें बाद में साउथ में माइग्रेट कर दिया, वो द्रविड़। परंतु द्रविड़ को इस तरह से नहीं समझा जा सकता, इस तरह से नहीं कहा जा सकता। अगर स्कंद पुराण में कहा गया कि विंध्याचल पर्वत से नीचे का जो भूभाग है, ठीक है, जिसमें आपका कौन सा हिस्सा आता है, जो डेक्कन या साउथ वाला पूरा हिस्सा आता है, ये आपका क्या है? ये आपका द्रविड़ या पंच द्रविड़ के नाम से इसको जाना गया।
द्रविड़ बेसिकली द्रविडियन जो अगर आज देखा जाए तो ब्रोनाई करके एक समुदाय जो अफगानिस्तान और बलूचिस्तान की सीमा पर रहता है, साउथ में रहता है, ये द्रविडियन लैंग्वेज की बात करता है। द्रविड़ को लेकर अलग अलग थ्योरी लोगों ने दी। जो वर्तमान शोध है उसमें कहा गया कि भारत में कोई आर्यन और द्रविड़ का डिवाइड नहीं है, भारत एक इंडिजीनियस पीपल सब के सब समान है, और नॉर्थ इंडियन पीपल जो थे वो एक कल्चर को फॉलो करते थे, जो कल्चर आर्यन कल्चर था। आर्यन कोई रेस नहीं थी, आर्यन कोई बाहर से माइग्रेट हुआ पीपल नहीं थे, वो वहाँ के लोगों का एक कल्चर था जिस कल्चर को आर्य नाम दिया गया। और भारत की जो इतिहास है, इतिहास की शुरुआत भी ऐसी होती। परंतु साउथ में एक कहते हैं हम राजनीति में हमें एक मुद्दा मिलना चाहिए, और वो मुद्दा राजनीतिक पीपल को मिला इस द्रविड़ आइडेंटिटी के साथ, और सदर्न पीपल को कह दिया गया द्रविड़। तीसरी बात द्रविड़ की आई, एक विरोध शुरू हुआ और एक आइडिया निकल कर आया द्रविड़ बनाम सनातन। तो आइए बात करते हैं द्रविड़ बनाम सनातन के संघर्ष की। जानते हैं इसका इतिहास की, इसका इतिहास कहाँ है। द्रविड़ बनाम सनातन का जो जड़ है वो जड़ दो चीज़ों में है, छुआछूत और भेदभाव। 1920s तक आते आते या 1930 का जो दशक था वहाँ तक आते आते जो चार वर्ण हैं उन वर्णों में भेदभाव और छुआछूत जो अनटचेबिलिटी है वो काफ़ी बढ़ चुके थे। और इसी चीज़ को आगे बढ़ाते हुए 1924 में त्रवणकोर के जो राजा थे उन राजा ने एक निर्णय लिया कि जिस रास्ते से वो मंदिर को जाते हैं उस रास्ते पर दलितों की जो एंट्री है वो प्रतिबंधित रहेगी। राजा के इस निर्णय ने एक बड़ा आंदोलन क्रिएट कर दिया, उनका विरोध होने लगा और राजा ने उस विरोध को कुचलने के लिए गिरफ्तारी का आदेश दे दिया। राजा ने जब गिरफ्तारी का आदेश दिया तो आंदोलन और उग्र हो गया और इस आंदोलन में एंट्री हुई पेरियार की। ठीक है, पेरियार जिसे ईवी रामास्वामी के नाम से भी जानते हैं। ईवी रामास्वामी वर्तमान में भी कई पॉलिटिकल पार्टीज जैसे डीएमके, एआईडीएमके, कम्युनिस्ट पार्टी के एक विचारक के रूप में है, जो नारीवाद, दलित, कम्युनिस्ट इन सारे आइडियाओं पे एक वृहद विचार रखते हैं और इन्हें काफ़ी पढ़ा और सुना जाता है। पेरियार ब्राह्मणवाद के विरोधी थे। ठीक है, जो वैदिक संस्कृति में चार वर्ण बने थे, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, जिनका बेस आधार जो था वो कर्म था, उनका ऑक्यूपेशन था, वो आने वाले समय में जन्म के आधार पर हो गया। और जैसे जैसे समय बढ़ता गया समाज में कुरीति आती गई और भेदभाव हम लोगों ने देखा भेदभाव को। ठीक है, और भेदभाव बढ़ने लगा, छुआछूत जो था वो बढ़ने लगा और दलितों को सोसाइटी में एक सेक्रेट स्टेटस दे दिया। रामास्वामी ने उसका विरोध करना शुरू किया और दलित आंदोलन क्रिएट किया। रामास्वामी से जुड़ी एक बात है कि जब वो केरल गए तो केरल में जो दलित और ब्राह्मण पीपल है उनको अलग अलग बिठाया जाता था, उनको अलग अलग खाना परोसा जाता था और इस सब को फाइनेंस करती थी इंडियन नेशनल कांग्रेस। रामास्वामी ने इसका विरोध किया पर जब कुछ हुआ नहीं तो रामास्वामी ने कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया और वो तत्कालीन समय में वो मद्रास कांग्रेस के अध्यक्ष भी थे। तो उन्होंने कांग्रेस से इस्तीफा दिया और केरल में हो रहे इस मोमेंट में भाग लेना शुरू किया। रामास्वामी को गिरफ्तार कर लिया गया। जेल से छूटने के बाद रामास्वामी ने एक मूवमेंट क्रिएट किया जिसका नाम था पेरियार आत्मसम्मान आंदोलन, जिसे 1944 में द्रविड़ कंजकम भी कहा गया। जानते इसका मूल क्या था? तो इसका मूल था ब्राह्मण विरोधी। पेरियार ने सनातन से जुड़ी जो भी संस्कृति थी, फिर वो विवाह हो, संस्कार हो, मृत्यु हो या अंतिम संस्कार हो, उन सब का विरोध करना चाहिए। उन्होंने कहा कि समाज एक है, समाज में कोई भी भेदभाव नहीं होना चाहिए। पेरियार का ये आंदोलन धीरे धीरे पूरे के पूरे साउथ इंडिया में फैला और इसे व्यापक समर्थन मिलना शुरू हुआ और इस समर्थन के चलते जो त्रवणकोर के राजा थे उन राणाचा को अपना निर्णय बदलना पड़ा और जो दलित एंट्री था उसको भी खत्म करना पड़ा। आज़ादी के पश्चात ये मोमेंट चलता गया और इस मोमेंट से ही निकलकर कुछ राजनीतिक दल बनने लगे। द्रविड़ ने पेरियार ने 1879 के आसपास एक पार्टी बनाई थी, जस्टिस पार्टी, और 1916 में साउथ में एक पार्टी बनी थी जिसका नाम था साउथ इंडियन लिबरेशन एसोसिएशन। 1944 में इन दोनों पार्टी का समागम हुआ और इसे नाम दिया गया द्रविड़ मुनेत्रम कड़गम या कजगम। द्रविड़ मुनेत्रम कड़गम जिसे डीएमके के नाम से जानते हैं। डीएमके वहाँ की दलित, जैसे नॉर्थ इंडिया में बहुजन समाजवादी पार्टी या फिर समाजवादी पार्टी दलित की राजनीति करती है, वैसे ही साउथ इंडिया में दलित की राजनीति करने वाली पार्टी बनी डीएमके। डीएमके वहाँ की एक मेन पॉलिटिकल पार्टी बनी। आगामी चुनाव में वो चुनाव जीती और राज्य में उन्होंने सरकार बनाई। डीएमके में विभाजन बाद में हुआ दो पार्टी में, जिससे निकल के आई एआईडीएमके 1972 में। वर्तमान तत्कालीन समय के एक बड़े फिल्म स्टार एम.जी. रामचंद्रन ने डीएमके से अलग हटकर एक नई पार्टी बनाई जिसका नाम था ऑल इंडिया अन्ना द्रविड़ मुनेत्र कड़गम या एआईडीएमके। आज के समय में देखा जाए तो साउथ में दो पॉलिटिकल पार्टीज हैं, डीएमके एंड एआईडीएमके।
कांग्रेस और बीजेपी अगर देखा जाए तो ये सबऑर्डिनेट के रूप में काम करते हैं, इनका वहाँ पर कोई भी वर्चस्व नहीं। सो ये था इसके इतिहास के बारे में। बात करते हैं कि वर्तमान समय में इन बयान की आवश्यकता क्या है, या ऐसा क्या हो गया कि इस तरह के बयान इन लोगों को देना पड़े। अगर देखा जाए दोस्तों तो साउथ इंडिया जो है, साउथ में अभी वर्तमान या तमिलनाडु में जो इलेक्शन हुए, उन इलेक्शन के आधार पर अगर देखा जाए तो वहाँ पर अभी अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी जो रूल में है वो है डीएमके। डीएमके को अपना जो ग्राउंड है वो बचाना है। जो अपोजिशन में पार्टी एआईडीएमके है, उस एआईडीएमके ने अलायंस कर लिया किसके साथ? एआईडीएमके का अलायंस है बीजेपी के साथ। निश्चित इन 10 सालों में नरेंद्र मोदी के शासन में बीजेपी ने अपना एक वर्चस्व क्रिएट किया है साउथ में, और ये कहीं ना कहीं डीएमके के दिमाग में है कि एआईडीएमके और बीजेपी अगर साथ में लड़े तो आगामी चुनाव में डीएमके के लिए इजी नहीं रहेगा कि वो वापस से सरकार में आ पाए। जब आप विकास के आधार पर सरकार में नहीं आ सकते तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा? जाति और धर्म का सहारा लेना पड़ेगा। तो निश्चित द्रविड़ बनाम सनातन की जो बात है वो आज के परिदृश्य में बिल्कुल भी नहीं है, परंतु वोट के लिए ये करना अब आवश्यक हो जाता है डीएमके जैसे पॉलिटिकल पार्टी को। उनको वोट के लिए ये करना है, क्योंकि जब आप विकास के नाम पर, डेवलपमेंट के नाम पर अगर चुनाव नहीं जीत पाएंगे तो आपको क्या करना पड़ेगा? लोगों को डिवाइड करना पड़ेगा आपको। फिर तो वहां पर शुरुआत हुई दलित राजनीति की, और ये जो दयानिधि स्टालिन का जो बयान है वो इसी परिदृश्य में है कि वो वापस से सनातन और द्रविड़ की जो जंग है उसको निकालकर अपना जो वोट है उस वोट बैंक को बड़ा करना चाहता है। प्रकाश राज ऐसे तो एक साउथ के बड़े फिल्म स्टार है, परंतु जब वो कर्नाटक से सांसद का चुनाव लड़े तो उन्हें महज 33,000 वोट मिले थे। ठीक है, जो अपने आप में काफ़ी बड़ी डिफीट है। कोई भी सामान्य व्यक्ति भी लगभग इस वोट के शेयर तक पहुंच सकता है। इतना बड़ा स्टार होने के बाद वो 33,000 वोट पाना अपने आप में निश्चित ही एक बड़ा ह्यूमिलिटेटिंग पार्ट होता है। सो वो वर्तमान की राजनीति के पूर्ण रूप से खिलाफ है। वो अपने बयान भी देते पर उनका स्वयं का कोई बेस नहीं है। वहीं अगर खड़गे की बात कर ली जाए तो खड़गे भी कर्नाटक से आते हैं, कर्नाटक के सांसद भी है, तो उनका भी सेम सीन है कि वो दलित राजनीति को बढ़ावा देना चाहते हैं, इसलिए वो सनातन के विरोध वाली जो बात है उनको करते हैं। सो आज के परिदृश्य में देखा जाए तो इसका कोई मूल्य नहीं बच जाता, परंतु जब तक वोट है, जब तक सत्ता है, सत्ता के नाम पे या धर्म के नाम पे, जाति के नाम पे वोट मिलते रहेंगे, ये जो नेता लोग हैं ये इंडिया को इस तरह से डिवाइड करने की जो कोशिश है वो कोशिश करते रहेंगे। वो उस समय या किसी एक पर्टिकुलर परिदृश्य में किसी स्थिति के कारण किसी उपजे विवाद को आगे तक लेकर जाते हैं, वो आगे उसको बढ़ाए जाते हैं। जैसे अभी बिहार में अगर देखा जाए तो बिहार में जातिगत जनगणना की बात आने लगी। क्यों? क्योंकि जो पीपल जो बैकवर्ड है उनको क्या किया जाए? अपलिफ्ट किया जा सके। जब ऑलरेडी आप इतनी नीतियां बना रहे हैं, आप 15 से 20 साल से लगातार शासन में है, तो फिर आपके शासन में ऐसी नीति में क्या कमी रह गई कि कोई व्यक्ति बैकवर्ड रह गया? तो क्या जातिगत जनगणना की आवश्यकता है? इसको लेकर आप कमेंट कर सकते हैं, आपकी जो भी ओपिनियन है उसको। बाकी अगर आपको ये वीडियो कैसा लगा आप जरूर कमेंट करें, ठीक है। अगर अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कल्पाक्ष को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच गाइस।